गुड मॉर्निंग सभी को। हमारे साथ जो लाइव में जुड़े हुए हैं और यूपीएससी के पैटर्न पर हमने बताया था कि बात करेंगे। तो आज आईएएस में जो क्वेश्चन 2019 में एंशिएंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर बात करेंगे। और ये क्वेश्चन जो होगा ये जेपीएससी के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। तो आपको साथ में इसकी पिक्चर भी दिखाएंगे जिसमें पता चल पाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अपना आप सवाल भी पूछ सकते हैं और बहुत सारे लोग अभी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे 2019 में जेपीएससी से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, माफ कीजिएगा आईएएस में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे प्राचीन भारत से। तो वही क्वेश्चन जो होगा आपको वो जेपीएससी में या बीपीएससी में आएंगे। तो उसका व्याख्या भी कर देंगे, क्वेश्चन के साथ आपका उत्तर भी व्याख्या करके देंगे, जिससे आपको पता चल पाएगा कि कैसे उसका तैयारी आप घर में बैठ करके कर सकते हैं। और साथ में पिक्चर के द्वारा भी आपको दिखाया जाएगा कि कैसे आप इसको तैयारी में ये पिक्चर आपका काम भी आ सकता है। तो एक क्वेश्चन भी आ गया है रायपुर से और ये सीमा कुमारी का है कि आईएएस 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिटेल्स में बताइए। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसी को हम आपको बता भी रहे हैं। और ये क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। और ये क्वेश्चन था जिसमें कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। और इसमें चान्हो दारो दिया हुआ था ऑप्शन में, और कोटदी जी ये भी एक ऑप्शन में था, सहगोड़ा ये भी एक ऑप्शन में था, और जो अगला ऑप्शन एग्जाम में दिया हुआ था ये था देसलपुर। अब ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको करना है, यूपीएससी में 2019 में जो क्वेश्चन आया है प्राचीन भारत से टोटल 5 क्वेश्चंस आया है। और एक और गुमला से रमेश कुमार का भी मैसेज है तो उसको भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि सिंधु घाटी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, तो ये भी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है चान्हो दारो, कोटदी जी और देसलपुर, ये तीनों सिंधु घाटी के साइड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका कि इसमें से कौन हड़प्पा का स्थल नहीं है। तो इसमें सही उत्तर होगा इसके अनुसार में सहगोड़ा। और जो आप मैप में देखेंगे तो सहगोड़ा के बारे में आपको पूरी डिटेल्स पता चल जाएगी मैप में। सहगोड़ा जो है ये मौर्य काल का अभिलेख है सहगोड़ा। और ये कहाँ पर है सहगोड़ा? तो ये है गोरखपुर में, ये गोरखपुर में है सहगोड़ा। और यहाँ पर मौर्य काल का अभिलेख मिला है जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का है। इसमें यह भी पता चलता है कि मौर्य काल में जब कभी भी अकाल पड़ता था, मतलब जब कभी फेमाइन आता था मौर्य काल में, तो उस फेमाइन के समय में मौर्य काल में क्या होता था कि सूखा से निपटने के लिए जो राजा थे वो राजा बहुत ज्यादा काम करते थे जो सूखा से निपटते थे। तो सूखा से निपटने के लिए काम किया जाता था। ये जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख में जो सहगोड़ा से प्राप्त हुआ है गोरखपुर में, और प्रजा को राहत सामग्री दी जाती थी, ये जानकारी प्राप्त होता है। तो जो गुमला से जो रमेश कुमार जी का मैसेज था उसको देख लेते हैं जल्दी से कि सिंधु घाटी सत्ता के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। इसके लिए अलग से एक चैप्टर रमेश जी बताई जाएगी जिसमें आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये लाइव क्लासेज में आप जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो 9431156794 पे मैसेज भी कर सकते हैं। और अलग अलग टाइमिंग पे जो लाइव क्लासेज चलती है उसकी वीडियो भी आपको बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और भी ढेर सारे मैसेज हमारे पास में आ रहे हैं, काफ़ी लोग हैं। मैसेज एक कराची से है और हजारीबाग से भी मैसेज है, तो उनको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तमाम मैसेज जो हम तक आ रहा है और बड़ी संख्या में मैसेज है यहाँ पर। और ये सारे लोगों का बोलना है कि अलग अलग और भी जानकारी डिटेल्स में दिया जाए। तो हम चैप्टर्स में बताएंगे, लेकिन ये 2019 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का। जैसे आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सत्ता जो थी हड़प्पा, ये 1921 ईस्वी में 1921 में आपको पता होगा कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज की थी। और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। लेकिन सभ्यता का नाम जो था वो सर जॉन मार्शल ने रखा था। और बाकी जब सिंधु घाटी का कोई चैप्टर विशेष पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, साथ में क्वेश्चन भी देखते जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसमें जानकारी पूछी गई है। और क्वेश्चन आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के
प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक या रानियों अशोक लिखा हुआ है। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि क्या अशोक का कोई ऐसा भी अभिलेख है जिसमें अशोक विभिन्न रानियों से, मतलब बहुत सी महिलाओं से घिरा हुआ दिख रहा है और वहां बीच में अशोक बैठा हुआ है और सारी रानी उसको घेरी हुई है। क्या ऐसा कोई अभिलेख है? उसके बारे में जिक्र है। और ये क्वेश्चन जो 2019 के एंशिएंट हिस्ट्री में जो पूछा गया है, इस क्वेश्चन का खास मकसद है, चूंकि ये उस समय में एक खोज हुई थी, एक इतिहासकारों ने कुछ अभिलेख की खोज की थी, उसके बाद इस क्वेश्चन को लाया गया था। तो यूपीएससी में ध्यान देना है कि जो लोग आईएएस की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं उनको अपना पैटर्न को स्पष्टता के तौर पर देखना होगा, तभी वो क्लियरिटी उनकी हो पाएगी। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें जैसे कि जो ऑप्शंस है इसमें दिया हुआ था कंगनहली कर्नाटक में है, इसके साथ में सांची, सहबाजगढ़ी और सोहगोड़ा, ये 4 ऑप्शंस में नाम थे। तो आपको इसमें से किसका नाम जिक्र करना है? अशोक का पहले आप मैप भी साथ में देख लेंगे कि अशोक के समय में जो मैप थी जिसमें बताने की कोशिश किया जा रहा है। और जैसे आप जानते हैं कि 1837 ईस्वी में जेम्स जो प्रिंसेप थे, जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने बेसिकली खोज किया था ब्राह्मी स्क्रिप्ट का। तो अशोक के जितने स्क्रिप्ट है उसमें से एक तो ब्राह्मी और दूसरा खरोष्ठी और तीसरा इंडो अरामाइक, जो इसके नॉर्थ वेस्टर्न में जितने भी अभिलेख मिले हैं, ये 3 पर अशोक के अभिलेख पर जिक्र होता है। तो आपको 3 विषय तो हम भी आपको साथ में लेकर के चल रहे हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है कॉन्सेप्चुअल, तो वो आपको मिल रहा है लगातार लेटेस्ट। और vinayasacademy.com पर आप झारखंड की पूरी सामग्री, आईएएस की पूरी सामग्री, वही सामग्री जो आपके काम की है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं और 2019 के क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं उस पर आपको विशेष विश्लेषण ये चल रहा है और आपके मैसेज जो भेज रहे हैं उसका भी उत्तर दे रहे हैं। और इस समय में हमारे पास एक और कैंडिडेट है शिमला से जो जुड़े हुए हैं, और राजेश कुमार, और उन्होंने लिखा है कि अशोक के अभिलेख को कैसे पढ़े। तो आप मैप में, जो मैप आपको दिख रहा है, आप मैप जरूर से देखिएगा और मैप के अनुसार जब चलेंगे तो आपके लिए आसान होगा। तो बड़ी संख्या में अलग अलग टाइमिंग पे लोग क्लास करते हैं और जिनकी सीट अलग अलग टाइमिंग में फुल हो गई है वो अप्लाई करेंगे 9431156794 नंबर पर, और फिर उनको जो नया स्लॉट दिया जाएगा उस पर उनको क्लासेस दी जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि जिसमें रानियों अशोक लिखा हुआ, मतलब रानियों के बीच में अशोक है, पाली भाषा में जिक्र किया गया है, सही उत्तर होगा इसका कंगनहली। तो ये कंगनहली जो है ये सही उत्तर होगा। और कंगनहली जो है कर्नाटक में एक जगह है सन्नति, और सन्नति से लगभग 4 से 5 किलोमीटर वहां से थोड़ा दूर में ये मिला है। और ये जो लोकेशन है ये बौद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होगा कि अशोक अपने जीवन में बौद्ध धर्म को अपना लिए थे और उनको जो थे निग्रोध नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने बौद्धिज्म में कन्वर्ट किया था उनको। तो एक वहां पर एक स्तूप भी है बौद्ध काल का, और हम आपको ये जानकारी vinayasacademy.com से दे रहे हैं, आप उसको खुद भी सर्च कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की पूरी चीजें मिल जाएंगी आपको। और यहाँ पर एक ऐसा पत्थर पर एक आकृति मिला है अशोक का, और वो आकृति में है कि अशोक बीच में बैठा हुआ है और उसके चारों ओर महिलाएं उनको घेरी हुई है। अशोक को चारों ओर महिलाएं घेरी हुई हैं, जो महिला परिचारिका के रूप में जानी जा रही है, रानी के रूप में जानी जा रही है। जो पत्थर मिला उस पत्थर में अशोक का नाम भी लिखा हुआ है, और उसी के वो जो पत्थर है उसी पत्थर में एक स्थान पर ये लिखा हुआ है रानियों अशोका, ऐसे रानियों अशोक, इस चीज का जिक्र है, और जिससे पता चलता है कि वो महिलाओं के साथ में गिरा हुआ था। तो टोटल जैसा आपको बताया और भी कई मैसेजेस जिसको हम जल्दी से देख लेते हैं, थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे, है ना। तो ये निम्नलिखित कथन पर विचार करें, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें जिसमें बुद्ध में, मतलब बौद्ध जो होते हैं गौतम बुद्ध, इसमें देवत्वरोपण क्या है, बोधिसत्व के पद पर चलना ये क्या है,
मूर्ति उपासना करना ये क्या है, अनुष्ठान करना ये क्या है। तो इसमें जो है महायान बौद्ध का कौन कौन सा विशेषता है ये पूछा जा रहा है महायान से संबंधित। तो आपको पता होगा कि जो बौद्धिज्म में अगर आप देखेंगे तो बौद्ध में राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्रा और कश्मीर, ये 4 महासम्मेलन हुआ है। 483 बीसी, 383 बीसी, 250 बीसी और 78 ईस्वी में। तो ये हुआ था अजातशत्रु के काल में। अजातशत्रु राजा थे उस समय में। और ये हुआ था वैशाली वाला काल अशोक के काल में। और ये हुआ था अशोक के काल में। और ये हुआ था कनिष्क के काल में। ये 4 सम्मेलन जो हुआ था इसमें अध्यक्ष थे महाकश्यप राजगीर वाले में। आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। महाकश्यप, दूसरे में थे सब्बाकामी, वैशाली वाले में सब्बाकामी। तीसरे में इसमें थे मुगाली पुत्र टिस्सा, मुगाली पुत्र टिस्सा। और इसमें कनिष्क के काल में जो हुआ था इसमें वासुमित्र, वासुमित्र। अब इसमें देखिए 2 ऐसे सम्मेलन हुए जिसमें बौद्ध धर्म टूटा। एक तो ये वाला वैशाली और दूसरा कश्मीर ये वाला। तो इसमें स्थरविड थेरविड बन गया था, यहाँ पे स्थरविड थेरविड बन गया था। और कश्मीर में महायान और हीनयान बना। कश्मीर में महायान और हीनयान बना। तो ये जो महासांगिक और थेरवाड हो गया था वैशाली में, तो कश्मीर में महायान और हीनयान बना। महायान शाखा जो था वो नए नए चीजों को मानता था कि बौद्धिज्म में नया चीज होना चाहिए, नए आविष्कार होने चाहिए। तो जो कश्मीर में महायान बना उसमें बोधिसत्व के बारे में जिक्र किया गया। और वो लोग उनका मतलब महायान शाखा के लोग नए विचारधारा को मानते थे। बोधिसत्व का मतलब क्या होता है, गुण को स्थानांतरित करना। मतलब बौद्ध ने किसी को दिया और उसने किसी को दिया। तो बोधिसत्व जो था वो कहते थे कि बुद्ध की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उसके बाद दूसरे चीजों की प्राप्ति हो पाती है। और ये आपको हम जानकारी दे दें तो बोधिसत्व का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि अनुयायी यह मानते हैं, जो अनुयायी हैं, किसके अनुयायी, जो बौद्धिज्म को मानते हैं, उनके जो अनुयायी हैं वो मानते हैं कि मनुष्य जो है उसका जो निर्वाण होता है, जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसका मार्ग वो अकेले नहीं ढूंढ सकता, वो अकेले नहीं कुछ नहीं कर सकता, उसको सहायता चाहिए। सहायता किसका चाहिए, तो जो बौद्ध धर्म को अपना लिए हैं, जिनके अंदर बोधिसत्व का गुण है। तो ईश्वर की कृपा तो होनी चाहिए, वैदिक काल में भी था। तो ईश्वर की कृपा की जो बात होती है, और जब वैदिक काल में ब्राह्मणिज्म बहुत मजबूत हो गया तो बौद्धिज्म की शुरुआत हो गई। लोग बौद्ध धर्म की ओर जाने लगे और लोगों को लगा कि इसके अलावा भी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वैदिक काल का पतन होने लगा, अनिश्वरवाद का जन्म हो गया और उसके उत्थान के बाद मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हो गया। बौद्ध के परिनिर्वाण के बाद मूर्ति पूजा का प्रचलन और बढ़ा, बौद्ध विहार बनने लगा और यही कारण से जो था कि बौद्धिज्म स्ट्रांग हुआ है। तो आप अगर देखेंगे तो कितने क्वेश्चंस आए हैं प्राचीन भारत में। अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा था मौर्य काल से आया, एक क्वेश्चन आपको दिखा अशोक से आया और एक क्वेश्चन आपको दिखा बौद्धिज्म में 2019 में। और जो अभी झारखंड से बाहर के स्टूडेंट हैं वो हमारे सैटेलाइट सेंटर जो जून में शुरू हो रहा है उसमें वो क्लासेज कर सकते हैं इसी फीस में जो आप ऑनलाइन में पेड कर रहे हैं। और जो ऑनलाइन में कर रहे हैं उनको कुरियर से सारी मटेरियल भेजी जाएगी अलग अलग बैच वाइज, जिस प्रकार से आपके सिलेबस कवर अप होते जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन गुप्त साम्राज्य से आया, तो गुप्ताज जिसकी स्थापना सिरगुप्त ने किया था, आप जानते हैं।
तो श्रीगुप्त से लेकर के क्वेश्चन जनरली जब भी आता है तो याद रखेंगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त, ये 3 से क्वेश्चन रहते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्सर्म मतलब जबरदस्ती काम कराना, तो बलात्सर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक कर माना जाता था। मतलब पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ये बलात्सर्म जो होता था, क्या ये टैक्स का रूप था, टैक्सेशन के लिए था, ये पूछा जा रहा है। दूसरा था कि गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्र में ये एक प्रकार की पद्धति थी, मध्य प्रदेश में और काठियावाड़ में एक पद्धति थी, ये पूछा जा रहा है। और तीसरा कि जो बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था, इनको वीकली दिया जाता था पैसा, मतलब ये बोल रहा है कि वीकली पेमेंट होता था बलात् श्रम के लिए, जो ऑप्शंस में दिए हुए थे। और चौथे ऑप्शंस दिया हुआ था मजदूर का जो सबसे बड़ा पुत्र होता था, ज्येष्ठ पुत्र, उन्हें बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। तो गुप्त काल में आपको पता होगा ब्राह्मणिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ था, भगवान की भी कॉन्सेप्ट, स्वर्ग नरक का, ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट, लक्ष्मी माता की फोटो जो सिक्का पे होता था, सारी चीजें आ गई थी। उस समय कई प्रकार का टैक्स था, तो कई लेख में ऐसे टैक्स का जिक्र भी मिला है। तो एक प्रकार का बलात् श्रम जो टैक्स था, उसे राज्य का आय का स्रोत माना जाता था, कि बलात् श्रम जो है वो गवर्नमेंट का, जो राज मतलब गुप्त काल का जो राजा थे, उनके टैक्स का स्रोत था, और टैक्स को कलेक्ट कर सकते थे। अगर आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी, जो लोग लाइव में जुड़े हैं तो मैसेज करेंगे, वो पिक्चर देखने में अगर दिक्कत हो रहा है तो मैसेज करेंगे। आप विनय आईएएस एकेडमी को डाउनलोड करके भी क्लासेज कर सकते हैं, vinayisacademy.com पर भी जाकर के कर सकते हैं आप। तो एक प्रकार का एक टैक्स होता था जो उस राज्य का एक आय का स्रोत था। अगर वात्सायन के कामसूत्र पुस्तक को देखा जाए, उसमें जिक्र है इसका, तो उसमें लिखा हुआ है कि गांव में किसान स्त्रियों को मुखिया के घर में विविध प्रकार के काम में, अनाज रखने के काम में, सफाई करने के काम में बाध्य करते थे, लेकिन वो मजदूरी नहीं देते थे, किसी प्रकार की मजदूरी नहीं देते थे। इसका जिक्र किया गया था, एक प्रकार का आय का स्रोत था, जो क्वेश्चन गुप्त काल से आया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री से 2019 में कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और एक क्वेश्चन हर साल दक्षिण भारत से आता है, और ये क्वेश्चन इस बार आया था विजयनगर के साम्राज्य से। किस राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट लक्षण था? और ऑप्शंस में चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट और विजयनगर था। चंदेल तो आप लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश जब जाएंगे तो चंदेल वंश की काफी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। चालुक्य गुजरात क्षेत्र में थे, राष्ट्रकूट दांतेदुर्ग वाला इलाका जो था। तो विजयनगर साम्राज्य जिसमें संगीत, साहित्य, आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी उस काल में, और इसका बहुत ज्यादा जिक्र भी होता है। और साथ में ये देखना है कि बेहतरीन कार्य भी हुआ था ना, द्रविड़ शैली थी वहां पर, और द्रविड़ शैली के अंतर्गत जो गणना की जाती है, इसमें विजयनगर का मंदिर वास्तुकला में कई नए नए तत्व देखा जाते हैं, जिसमें कल्याण मंडप होता था, और कल्याण मंडप जो था वो गर्भगृह, जो गर्भगृह होता है कहीं पर भी पूजा करने का मेन स्थल गर्भगृह, उसके बगल में खुला हुआ प्रांगण होता था। आप ऐसे कई मंदिर दक्षिण भारत में देखेंगे जिसमें गर्भगृह जहां पर है, या फिर आप उत्तर भारत में भी देखेंगे कि गर्भगृह के सामने वाले अहाते पर एक खुला हुआ इलाका होता था, ऐसे चौखुट, स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, और यहाँ पर देवी देवताओं के जो समारोह होते थे, ये समारोह, जो विवाह उत्सव के समारोह होते थे, जो मंदिर के कार्यक्रम होते थे,
वो सारे कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते थे। और ये जो सारे कार्यक्रम किए जाते थे, इसे ही उस समय में विजयनगर का कल्याण मंडप स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर कहा जाता था। हरिहर बुक्का का नाम तो आप जानते ही होंगे, विजयनगर साम्राज्य के फाउंडर। ऐसी कई जानकारी है जो आप कम पढ़ करके भी यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको लाखों रुपया फीस देने के बाद ही क्लास करना। आप घर में बैठ करके तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से लाभ हो रहा होगा तो आप कमेंट भी करेंगे।